इंडिया हाउस कहां शिफ्ट हो गया है? वीडी सावरकर भी शिफ्ट ही हो गए हैं। वीडी सावरकर ने कहा कि लंदन तो हमारा हॉट स्पॉट था, जब वे पेरिस गए तो कुछ दिनों बाद इन्हें ऐसा लगा कि नहीं, दोबारा इंडिया हाउस चला जाए। अच्छा, अंग्रेजों को इंडिया हाउस के बारे में सब पता था, क्योंकि जितने भी सिंपल सी बात है मुखबिर थे, जो पुलिस के इन्फॉर्मर्स होते हैं, उन्होंने बता दिया था कि ये सब एक्टिविटीज चल रही है। पहले तो आप चला सकते हैं, लेकिन अब लेफ्टिनेंट गवर्नर को आप लेफ्टिनेंट गवर्नर कह रहे एडीसी को गोली मारेंगे और आप सोचेंगे कि बच ले। तो पुलिस का अपना सीआईडी है, लॉर्ड कर्जन बना के गया था, क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, वो सब बताता है। तो इंडिया हाउस के बारे में जो क्रिमिनल एक्टिविटीज थी अकॉर्डिंग टू ब्रिटिशर्स, उसके बारे में पता चला। इंडिया हाउस को शिफ्ट करा तो वीडी सावरकर का यह सोचना था कि एक बार लंदन जाया जाए, मुआयना लिया जाए क्या हो रहा। जैसे ही वो लंदन गए उन्हें पकड़ लिया गया। ठीक है। अच्छा, वीडी सावरकर को पता चल गया था कि मुझे पकड़ने आ रहे हैं, तो भिकाजी कामान से उन्होंने एक प्लान बनाया कि जब मुझे पकड़ेंगे ये और ले जाएंगे, तो फ्रांस पे एक पोर्ट है मर्सिलीज करके, उस मर्सिलीज से मैं किसी तरह से बाहर निकल जाऊंगा और भिकाजी कामा मुझे एक्सकॉर्ट करेंगी और एक्सकॉर्ट करके वो मुझे सेफ प्लेस पे ले जाएगी। तो वीडी सावरकर ने ये प्लान बनाया था, लेकिन ये प्लान सक्सेसफुल नहीं हुआ। क्या हुआ, जैसे शिप से उतरे तो उन्होंने बहुत अपने आप को पतला करके उस शिप के, जो आपने सुना होगा जो वेसल होता है, उससे अपने आप को निकाला, किसी तरह से वो पोर्ट तक भी पहुंचे। लेकिन जब आधे कपड़ों में वो भाग रहे थे फ्रांस की सड़कों पर, तो फ्रांस वालों ने भी सोचा कौन है, और पकड़ के उन्होंने ब्रिटिशर्स के हाथ में सौंप दिया। यह वीर सावरकर की स्टोरी, जिन्हें इन्हें पकड़ लिया गया, इंडिया डिपोर्ट किया गया, इंडिया में इन पे ट्रायल चले और काला पानी की सजा मिल गई। काला पानी वही अंडमान निकोबार की जेल, जिसमें 3x3 के कमरे में आपको किसी तरह गुजारनी है, वहीं आपको टॉयलेट करना है, वहीं आपको रहना है। एक हार्श कंडीशन, इतनी हार्श कंडीशन कि काला पानी जेल की अगर मैं आपको बात बताऊं तो आपको रूह कांप जाए। तो वो आदमी वीडी सावरकर, जिन्होंने जिंदगी में सिल्वर स्पून से खाना खाया होगा, ये भी मैं आपको बता दूं। इतना हार्श ट्रीटमेंट, इट इज लाइक एनीथिंग। तो इन नेशनलिस्ट लीडर्स को बहुत हार्श ट्रीटमेंट मिलती थी। इतना हार्श ट्रीटमेंट था कि गणेश दामोदर सावरकर को 1909 में, वीडी सावरकर को 1909-10 में, दोनों को एक साथ जेल मिली काला पानी। ठीक है। एक जब ब्रिटिशर्स का फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इंडियंस का ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करने के बेसिस पे कितने प्रिजनर्स को छोड़ा गया। तो एमनेस्टी, जनरल एमनेस्टी पास हुई और बहुत सारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा गया। वीडी सावरकर और गणेश सावरकर को, जो बाबा साहब राव हैं, उन्हें 1918 के करीब एक जेल से दूसरे जेल शिफ्ट करा गया। एक को करा गया आपके सतारा जेल में, दूसरे को भी शिफ्ट कराया गया था रत्नागिरी जेल में। 1908 से 7-8 साल बाद 1918 में दोनों को पता चला हम एक ही जेल में कैद थे। सच हार्श ट्रीटमेंट। दोनों को पता चला कि हम एक ही जेल में कैद थे। आप समझ सकते हो आप किस तरह के ट्रीटमेंट काला पानी में मिलता था। वो अंडमान निकोबार की जेल, जैसे कहते ही काला पानी जेल थे। सच हार्श ट्रीटमेंट। गांधी जी की जेल की बात करें तो इसमें भी आपको मैं सरकाजम बता सकता हूं। गांधी जी को क्विट इंडिया मूवमेंट में जेल हुई। कहां जेल हुई, कहां समझ सकते हैं गांधी जी को कहां जेल हुई? सर आगा खान पैलेस। कहां? सर आगा खान पैलेस। समझ में आया? इन्हें कहां जेल हुई? अंडमान निकोबार। तो आज जो हिस्टोरियंस ये बताते हैं
कि भाई प्ली पेटिशन, माफीनामा सावरकर वीडी सावरकर ने मांगा, और माफीनामा 1911 मांगा, 1913 में मांगा, 1915 में मांगा, रिजेक्ट हो गई, 1918 में मांगा, रिजेक्ट हो गई। वो माफीनामा इसलिए था कि इतनी हार्श ट्रीटमेंट से, इतनी हार्श ट्रीटमेंट गांधी या नेहरू को कभी नहीं मिली। समझ में आई बात? किसी की रूही मार दे रहे हो आप। नहीं समझ में आया? आप खुद समझ सकते हो, दोनों भाई एक ही जेल में कैद हैं, और 7 से 8 साल बाद पता चला कि हम दोनों एक ही जेल में कैद थे। 7 से 8 साल कम होते हैं? 7 से 8 साल कितना बड़ा टाइम है। This is the harsh treatment being done by the Britishers. तो 1910 में सावरकर ये अरेस्ट किए गए, और 1909 में वो अरेस्ट करे गए, और रिलीज कब करे गए? रिलीज तो फाइनली 1924 में रिलीज है, 1918 में इनकी जेल शिफ्ट हुई थी, जेल शिफ्ट करी गई थी। ठीक है, चले। सेलुलर जेल में ये बंद थे। अब आ जाइए, और इनकी हेल्प पेरिस में कौन करने वाली थी? बीकाजी कामा। शी वाज अ वंडरफुल लेडी, मस्ट बी रिस्पेक्टेड, मस्ट बी रिवर्ड। चले आगे। अब आगे चलते हैं। मदन लाल ढींगरा हमने बता दिया, और नेक्स्ट चलते हैं इनके भाई जिनका नाम था गणेश दामोदर सावरकर, आल्सो नोन एज बाबा राव। तो बाबा राव अब कहां रह गए हैं? मुंबई में ही, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में। तो उन्होंने क्या करा सुनो। और बाबा साहब राव सावरकर की एक सोसाइटी थी जिसका नाम था अभिनव भारत, अभिनव सोसाइटी, यंग इंडिया, यंग इंडिया सोसाइटी नासिक में थी। अब इसमें क्या हुआ, बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी से पहले एक कॉन्स्पिरेसी देखते हैं। एएमटी जंक्शन मर्डर बाई अनंत कन्हरे, किसके द्वारा? अनंत कन्हरे द्वारा। अब नासिक में बाबा राव सावरकर है, इनसे इंस्पायर होकर अनंत लक्ष्मण कन्हरे ने, एक डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर था, ही वाज द डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर ऑफ नासिक, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ऑफ नासिक। 1909 में इस एएमटी जंक्शन को गोली मार दी। क्यों गोली मार दी? क्योंकि इन्हें लगा कि ही वाज वेरी अनपॉपुलर, लगान वो माफी नहीं करता था, किसानों पे एट्रोसिटी करता था। तो लक्ष्मण अनंत कन्हरे ने सोचा इसका ही ये उड़ा दो, ऊपर का ही। गोली मार दी। गोली मारी तो इनके साथ काफी लोग पकड़े गए, अनंत लक्ष्मण कन्हरे के। पता चला कि इसके पीछे एक ऑर्गेनाइजेशन है, सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन है जो इसके पीछे काम करती है, उसका नाम है अभिनव भारत। और अभिनव भारत का मास्टरमाइंड कौन है? गणेश दामोदर सावरकर। ही वाज आल्सो अरेस्टेड इन दिस केस। और पता चला इन्होंने यही नहीं, बहुत सारी और भी कॉन्स्पिरेसी करी है, और भी मर्डर्स करे हैं। जैसे अहमदाबाद में बम केस है, या सतारा की कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, ये भी किसने करी है? अभिनव भारत ने, न्यू सोसाइटी ने, यंग इंडिया सोसाइटी ने। गणेश बाबा राव सावरकर को भी जेल हो गई, और दोनों भाई सेलुलर जेल में, एक ही जेल में बंद रहे फॉर मोर देन 7 to 8 years। तो हम नासिक जंक्शन के नासिक केस पे थे, इसे आल्सो नोन एज नासिक कॉन्स्पिरेसी केस। आगे हम चलते हैं महाराष्ट्र से बंगाल में, और हम बात कर रहे हैं रेवोल्यूशनरी टेररिज्म की। रेवोल्यूशनरी टेररिज्म मतलब जो आतंकवादी आप तो मत कहिए, रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी आतंकवादी घटनाएं हुई है ड्यूरिंग द ब्रिटिशर्स। आप इसे आतंकवादी मत करिए, नेशनलिस्ट करिए। नेशनलिस्ट मतलब राष्ट्रवादी, तो कह सकते हैं क्रांतिकारी राष्ट्रवादी आंदोलन, आल्सो नोन एज रेवोल्यूशनरी नेशनलिस्ट मूवमेंट। बाकी बिपिन चंद्र जो है ओल्ड एनसीईआरटी में क्या लिखते हैं इसे? टेररिज्म। हम टेररिज्म वर्ड को अवॉइड करेंगे क्योंकि आज के समय पर ठीक नहीं लगेगा।
तो हम बात कर रहे थे अब बंगाल की। तो बंगाल में मैंने आपको बताया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्वामी विवेकानंद एक कंसेप्ट आया, उस कंसेप्ट का नाम था कि जो भारत है, भारत वो हमारी माता है, उस माता को हमें प्रोटेक्ट करना है। और प्रोटेक्ट हम कैसे करेंगे भारत माता को? जिम्नेसिज्म के, मैस्कुलिन नेशनलिज्म के द्वारा, यानी राष्ट्रवाद के द्वारा। और राष्ट्रवाद कैसे होगा? मैस्कुलिनिटी से। जिम्नेसिज्म खोले जाएंगे, अखाड़े खोले जाएंगे, उस अखाड़ों में मुदगल से ट्रेनिंग होती थी। और उस मैस्कुलिन नेशनलिज्म पर महाराष्ट्र में भी और बंगाल में भी इन सब के इन्फ्लुएंस आप स्वामी विवेकानंद से लगा सकते हैं। तो हम महाराष्ट्र कर चुके हैं, अब आ गए हम बंगाल में। तो सबसे पहले बंगाल की रेवोल्यूशनरी मूवमेंट स्टार्ट करें तो यहां पर अखाड़े होते थे, जिम्नेसिज्म होता था। उस जिम्नेसिज्म में सबसे पहले एक पर्सन थे जिनका नाम था प्रमथनाथ मित्र। क्या नाम था? प्रमथनाथ मित्र। अब समझो बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट आया है। स्वदेशी मूवमेंट क्या है? आपने सुना होगा 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ और हमारे एक ब्रिटिश गवर्नर थे, अंग्रेजों के गवर्नर थे जिनका नाम था लॉर्ड कर्जन। और लॉर्ड कर्जन ने पार्टीशन ऑफ बंगाल करा, यानी बंगाल को विभाजित कर दिया। बंगाल को जब विभाजित करा तो हमारे स्वतंत्रता जो संग्रामी है या नेशनलिस्ट लीडर्स हैं, उन्होंने स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च करा। स्वदेशी मूवमेंट में इन्होंने फोकस किया कि हम स्वदेशी, वोकल फॉर लोकल करेंगे, स्वदेशी चीजों को बनाएंगे, हिंदू मुस्लिम यूनिटी बनाएंगे। इस स्वदेशी मूवमेंट जब फेल होने लगा, और हमें पता है स्वदेशी मूवमेंट 1907 तक जाते फेल होने लगा। जब फेल होने लगा तो यहां की एक रेवोल्यूशनरी लीडर्स ने, यानी वो स्वतंत्रता सेनानी जो थे, उनका कहना था ये प्ली और पेटिशन करके, प्रार्थनाएं करके, बॉयकॉट करके कोई आजादी नहीं मिल सकती। आजादी बंदूक की नोक पे लेंगे। द पावर फ्लोज फ्रॉम द बैरल ऑफ द गन। तो स्वदेशी मूवमेंट से डिसइंचांट होकर जैसे महाराष्ट्र में चित्पावन ब्राह्मण्स ने सोसाइटी बनाई थी, यहां पर भद्रलोक क्लास वालों ने सोसाइटी बनाई। भद्रलोक मतलब द एलीट फैमिली ऑफ बंगाल, टैगोर फैमिली, यहां पे भी ब्राह्मण्स ही हैं भद्रलोक क्लास के। भद्रलोक मतलब एलीट क्लास ऑफ बंगाल। तो भद्रलोक क्लास ने रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज फ्यूल करा इन बंगाल। तो भद्रलोक क्लास में, भद्रलोक समझते हैं, भद्रलोक जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा चित्पावन ब्राह्मण्स थे, यहां पर भद्रलोक क्लास थी। अब समझते रहिए, सबसे पहले ये नेशनलिस्ट मूवमेंट स्टार्ट हुआ भवानी मंदिर से। एक सीक्रेट सोसाइटी बनाई गई नोन एज भवानी मंदिर। भवानी मंदिर, जो भवानी मां भवानी, जो वेलर यानी ताकत, साहस, वीर्य, शौर्य इनको प्रतीत करती है, उसके ऊपर एक सोसाइटी बनाई गई जिसका नाम था भवानी मंदिर। इसके ऊपर बरिंद्र कुमार घोष, बड़ा फेमस नाम है, क्या नाम है? बरिंद्र कुमार घोष। इन्होंने एक पब्लिश पेपर भी करा जिसका नाम था भवानी मंदिर। और साथ के साथ एक और पेपर पब्लिश करा, पेपर यानी न्यूज़पेपर और मैगजीन पब्लिश करी जिसका नाम था वर्तमान रणनीति, यानी रूल्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। लड़ाई कैसे लड़ी जाए, अंग्रेजों से आजादी कैसे ली जाए। तो भवानी मंदिर मूवमेंट यानी एक सीक्रेट सोसाइटी, साथ के साथ एक पब्लिकेशन और करा गया जिसका नाम था वर्तमान रणनीति, रूल्स ऑफ मॉडर्न वॉरफेयर। किसने करा ये? बरिंद्र कुमार। In 1905, Barinder Kumar Ghosh published the Bhavani Mandir, indicating the detailed plan for organize a center of revolution, यानी एक पूरा सेंटर ऑफ केंद्र बनाना। समझ में आया? इसी समय एक और चीज है, भवानी मंदिर मूवमेंट, ये पूरा मूवमेंट है भवानी मंदिर, ठीक है, ये चल रहा था। इसी के साथ कुछ साल पहले 1902 में प्रमथनाथ मित्र, क्या नाम था? बड़ा फेमस नाम है। अब इतना समझ लो आप, प्रमथनाथ मित्र के नाम बताऊंगा आपको। तो ये प्रमथनाथ मित्र के चेले हैं जिनका नाम है बागा जतीन। क्या नाम है?
और बागा जतीन के चेले हैं मननंद नाथ रॉय, एमएन रॉय, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाने वाले। कितना बड़ा नाम है, यानी चेले के चेले एमएन रॉय है। समझ सकते हो आप कितना बड़ा नाम होगा, प्रमथ नाथ मिश्र। और क्या बनाई 1902 में इन्होंने, अनुशीलन समिति, एक ग्रुप जो नेशनलिस्ट लीडर्स का है, जो क्रांतिकारियों का है, जो ब्रिटिशर से हमें आजादी दिलवाएगा। और कैसे आजादी दिलवाएगा, बंदूक की नोक पर। क्या बनाई, अनुशीलन समिति। किसने बनाई, प्रमथ नाथ मिश्र। नाम याद रखना, अरे बहुत बड़ा नाम है भाई, बहुत बड़ा नाम। मैं क्या कह रहा हूं, इसके चेले के चेले एमएन रॉय रहे हैं, जिन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाई है, सीपीआई। सुनते हो ना आज भी नाम, चेले के चेले ने। चलो, साथ के साथ भवानी मंदिर मूवमेंट, मूवमेंट मतलब आंदोलन, आंदोलन के बाद एक सीक्रेट सोसाइटी, सोसाइटी समझते हो, होता क्या है, जब भी हम बंदूक के नोक पे कुछ लेते हैं तो उसे सीक्रेट रखना पड़ता है, इसलिए सीक्रेट सोसाइटीज बनाई जाती है। समझ में आया, सीक्रेट सोसाइटी मतलब वो इंटरनल ग्रुपिंग जो प्लान एंड प्लॉटिंग करके ब्रिटिशर्स पे आत्मघाती हमले करेगा, दैट्स वाई सीक्रेट सोसाइटी। तो एक न्यू सीक्रेट सोसाइटी, सीक्रेट सोसाइटी अनुशीलन समिति प्लस भवानी मंदिर वालों ने बनाई। वैसे अनुशीलन समिति और भवानी मंदिर एक आंदोलन है, अनुशीलन समिति एक सीक्रेट सोसाइटी। ये एक न्यूज़पेपर पब्लिश करती थी जिसका नाम था जुगांतर, न्यू एरा। बाद में अनुशीलन समिति का नाम ही जुगांतर पड़ गया। याद रखना ये बात, यूपीएससी ने 2023 में पूछा है कि विच इज अनुशीलन समिति इज अ पार्ट ऑफ, किसका है युगांतर, किसका पार्ट है, अनुशीलन समिति का। ये क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने 2023 में पूछ लिया ये क्वेश्चन ऑलरेडी, ठीक है। तो भवानी मंदिर आंदोलन, साथ के साथ अनुशीलन समिति यानी एक सीक्रेट सोसाइटी, वो एक न्यूज़पेपर पब्लिश कर रही थी जिसका नाम था जुगांतर। इसी के नाम पर, न्यूज़पेपर के नाम पर, जो पैम्पलेट है उसी के नाम पर इनका नाम पड़ गया था, जुगांतर, न्यू एरा एंड संध्या। संध्या का मतलब ब्रिटिशर्स की शाम हो गई है, संध्या। अब यहां पर इन्हें बोरिया बिस्तर बांधो और लिख लो यहां से, दैट्स वाई संध्या। तो न्यूज़पेपर एक पब्लिश करते थे जुगांतर, और इसके इनर कोर ग्रुप में, इस जुगांतर के इनर कोर ग्रुप में दो भाई थे। जैसे हमने महाराष्ट्र में देखा, बाबा राव गणेश दामोदर सावरकर एंड वीर सावरकर, वीर विनायक सावरकर, विनायक सावरकर एंड गणेश सावरकर। महाराष्ट्र में देखे ना, यहां पर भी दो भाई थे, बरिंद्र कुमार घोष एंड औरबंदो घोष, वही दोनों भाई। कौन कौन थे, तो जुगांतर के इनर सर्कल में, इनर सर्कल मतलब जो मेन लीडर्स हैं, उसमें दो भाई आते थे, बरिंद्र कुमार घोष एंड औरबंदो घोष। नाम जानते हैं, औरबंदो मार गए यार, तब दिल्ली विल्ली घूमे हो, इन सबके ऊपर नाम है औरबंदो घोष। और दूसरे कौन है, बरिंद्र कुमार घोष। दोनों भाई, एक को तो फांसी दे देती है सरकार, ब्रिटिश सरकार, बरिंद्र कुमार घोष को। औरबंदो घोष जेल में जाते हैं, फिर संन्यास ले लेते हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। बाद में इन्हें नोबेल प्राइज मिलता पीस पे, लिटरेचर पे, औरबंदो घोष को। सन्यासी बन जाते हैं ये, इनका आश्रम है मद्रास में औरबंदो घोष का। बहुत प्रखर पर्सनालिटी है, दो बार नोबेल प्राइज मिला है इन्हें। समझ में नहीं आ रहा, दो बार नोबेल प्राइज किसी आदमी को मिला है, समझ सकते हो कितना बड़ा आदमी है, ठीक है। तो जुगांतर, औरबंदो घोष एंड बरिंद्र कुमार घोष। एक टेम्पलेट, क्योंकि देखिए विचारधारा टेम्पलेट न्यूज़पेपर इनसे फैलाई जाती है, तो इनर ग्रुप में टेम्पलेट्स बांटते थे उन लोगों में। तो एक और टेम्पलेट इस अनुशीलन समिति का बड़ा फेमस था, जिसको नाम था मुक्तिन कौन पाठे, यानी मुक्ति किस रास्ते मिलेगी। और ये एक्सक्लूसिवली इंडियन सोल्जर्स के लिए बनाया जाता था, जिससे कि जो इंडियन सोल्जर अंग्रेजी सरकार में काम कर रहे हैं वो इन रेवोल्यूशनरी रीडर्स को आर्म्स और बंदूकें प्रोवाइड करें। तो इस इंडियन सोल्जर्स के लिए क्या क्या पैम्पलेट छापा जाता था,
मुक्तिन कौन पाठे, इट मीन्स द विच वे लाइज द साल्वेशन, मोक्ष का असली रास्ता क्या है। तो भवानी मंदिर मूवमेंट से जो चीज स्टार्ट हुई, अनुशीलन समिति, और अनुशीलन समिति के बाद वो उसका एक न्यूज़पेपर जो इतना फेमस हो गया, नाम ही इसका क्या पड़ गया, जुगांतर। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम पड़ गया। देखो भवानी मंदिर एक मूवमेंट है, ठीक है, उसके बाद अनुशीलन समिति बनी है। एवरीवन, अनुशीलन समिति का जो न्यूज़पेपर उसके नाम पर वो फेमस है, नोन एज जुगांतर। यहां तक समझ में आया। और भवानी क्यों, क्योंकि भवानी मैनिफेस्टेशन है माता का, शक्ति का, जो हमें मेंटल, फिजिकल, मोरल, नैतिक और आध्यात्मिक स्ट्रेंथ देती है। कहते हैं ना जय भवानी, दैट्स व्हाई भवानी मंदिर आंदोलन। सुना है ना जय भवानी। अब सिंपल सी बात है, ये क्रांतिकारी पैसा कहां से लेके आएंगे। इसलिए आपने सुना होगा ये डकैती करते थे, काकोरी में पूरी ट्रेन लूट लेते थे। लखनऊ में एक छोटा सा स्टेशन है काकोरी, यहां टुंडे कबाब बड़े फेमस है। काकोरी पूरे ट्रेन लूट लेते थे, डकैती करते थे। इसलिए बात के देखा होगा डाकू भी जय भवानी के नाम से काफी फेमस हुए। इधर आइए, डकैती के लिए फेमस थे, कहां से पैसा लेके आएंगे, क्रांतिकारी भी हैं और पैसा कहां से लेके आएंगे। गांधी जी को तो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट सपोर्ट कर देते थे, जे.आर.डी. टाटा के बंगले में रहते थे। लॉर्ड इरविन ने अपनी रोल्स रॉयस भेजी गांधी जी को लेने के लिए। और जब गांधी जी लॉर्ड इरविन से मिलने गए, गवर्नर जनरल की बात कर रहे हैं, तो लॉर्ड इरविन गांधी जी के लिए, उस समय कोई एडीसी प्रेजेंट नहीं था, कोई स्टाफ प्रेजेंट नहीं था, तो लॉर्ड इरविन खुद गिलास का पानी लेके आया गांधी जी के लिए। समझ में नहीं आ रहा मैं क्या बोल रहा हूं। लॉर्ड इरविन खुद पानी का गिलास लेके आया गांधी जी के लिए। समझ सकते हो आप क्या बात कर रहा हूं मैं, कि लीजिए सर पी लीजिए। समझ में आया। गवर्नर जनरल, जो ये प्रिंसली जो नेता, जो प्रिंसली स्टेट है, यानी जो राजशाही है, इनको अपनी पैरों की धूल समझता है, धूल, पैरों की धूल। सच बात है। वो गांधी जी के लिए पानी लेके आया है। मेन एम्फेसिस जो इनका भवानी मंदिर मूवमेंट का था, कर्म और एक्शन पे था, कि हमें कर्म करना है, एक्शन करना है। चलिए अब अनुशीलन समिति और उनका न्यूज़पेपर जुगांतर, क्या नाम है, जुगांतर। इन्होंने एक बहुत सारे अटेम्प्ट करे टू इंस्टॉल द टेररिज्म, टू टेरराइज द ब्रिटिशर्स, यानी उनके दिमाग में वायलेंस डाल देना, ब्रिटिशर्स को इतना इनकी पॉलिटिकल मर्डर करना कि ब्रिटिशर्स यहां से भाग जाए। तो पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने का, ईस्टर्न बंगाल और बंगाल का, क्योंकि 1907 में ईस्टर्न बंगाल एंड बंगाल अलग अलग हो गया था। तो सबसे पहला अटेम्प्ट करा गया लेफ्टिनेंट गवर्नर को मारने का, लेकिन वो बच गया, अनसक्सेसफुल था। एक तो इनकी किस्मत बहुत अच्छी थी अंग्रेजों की। हमारे क्रांतिकारी मारने किसी और को जाते थे, मर कोई और जाता था, और कितने बार अनसक्सेसफुल हो जाते थे, बम फेंकते थे, फुटता नहीं था। समझ में आया। एक जतिंद्र नाथ दास, नाम सुना है इनका, जतिंद्र दास नाथ बम बनाने में स्पेशलिस्ट थे, केमिकल इंजीनियरिंग फ्रॉम आईआईटी गुवाहाटी। मजाक कर रहा हूं, नहीं, बम बनाने में स्पेशलिस्ट है जतिंद्र नाथ दास, नाम बड़ा फेमस है, रट लो। कोई पूछ सकता बम कौन बनाता था, जतिंद्र नाथ दास। भगत सिंह का बम किसने बनाया था। तो पहला अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट हुआ। उसके बाद नेक्स्ट हुआ मुजफ्फरपुर उस समय बंगाल में आता था, आज बेटा बिहार में है। तो मुजफ्फरपुर मर्डर और अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। अब ये अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस और मुजफ्फरपुर मर्डर हुआ और इसे कहते हैं अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। ठीक है, अलीपुर जेल का नाम है, बंगाल में एक जेल है जिसका नाम अलीपुर है। नासिक में जेल है, सिर्फ नासिक कॉन्स्पिरेसी, षड्यंत्र को कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। हाँ जी, जैसे ये कहते हैं ना कि गुड़गांव थाने का कोई केस है तो भोंट से जेल जाएगा ना, तो ऐसी अलीपुर जेल है, नासिक में जेल है,
पुणे में यरवदा जेल है। चलो, तो मुजफ्फरपुर मर्डर, मुजफ्फरपुर में क्या हुआ सुन लो इसमें, तब आपको चीजें समझ में आएंगी। अनुशीलन समिति आल्सो नोन एज जुगांतर, उसमें दो भाई थे, बरिंद्र कुमार घोष एंड औरबंदो घोष। क्या नाम था? कुमार घोष एंड औरबंदो घोष। एक बार बरिंद्र कुमार घोष, कौन? बरिंद्र कुमार घोष गए मुजफ्फरपुर और मुजफ्फरपुर के क्रांतिकारियों से पूछा क्या दिक्कत है तुम्हें? तो उन्होंने कहा यहाँ का जो मजिस्ट्रेट है वो बड़ा बेशरम आदमी है, इतना आदमी है कि छोटी छोटी गलतियों पर कैपिटल पनिशमेंट दिलवा देता है। कैपिटल पनिशमेंट मतलब फांसी दिलवाता है। कोई छोटी सी भी गलती कर दे और गलती ना भी हो तो फंसाकर 3rd डिग्री दिलवाता है थाने में, और बड़ा अनफेमस है। इसका नाम था, और इस मजिस्ट्रेट का नाम था, नेम इज किंग्सफोर्ड। मुजफ्फरपुर का ये मजिस्ट्रेट था, मुजफ्फरपुर का मजिस्ट्रेट। तो बरिंद्र कुमार घोष ने कहा कि बम फेंक दे, मुंह पे मारिए, मुंह पे, यहां पे मुंह पे मार बम। तो नेशनलिस्ट लीडर ने कहा कि जो क्रांतिकारी थे उन्होंने कहा बम तो फेंक देंगे, लेकिन दिक्कत ये है बम तो बनाना आता ही नहीं है। उनका जतिंदा है ना, बम बना के देगा। और कुछ मत करना, जब भी बम चाहिए हो तो एक काम करना, मेरे नाम पे लेटर लिखना, और लेटर में मेरा नाम मत लिख देना। मेरा एक पेन नेम है सुकुमार। किसका नाम है? बरिंद्र कुमार घोष। मेरा नाम लिखना सुकुमार, पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने बम दिया है, मैंने तो हमारी पूरी अनुशीलन समिति पे पुलिस आ जाएगी। तो ना सुकुमार को 2 लड़कों ने लेटर लिखा। उन 2 लड़कों का नाम था प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। क्या नाम था? प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस। 2 लड़कों का नाम था। सुकुमार को लेटर लिखा, बरिंद्र कुमार घोष ने कहा ले बम फेंक। अब ये किंग्सफोर्ड पे बम फेंकने गए। अब बम फेंकने गए तो किंग्सफोर्ड ने क्या कर रखा था उस समय, किंग्सफोर्ड का अटॉर्नी इसके साथ जा रहा था। किंग्सफोर्ड नहीं गया, किंग्सफोर्ड जाने वाला था। अच्छा, पहले क्या होता है, ये पहले रैकी करते हैं। रैकी मतलब कौन किस समय जा रहा है, क्या टाइमिंग है। तो पहले रैकी करी गई। किसकी रैकी करी गई? किंग्सफोर्ड की। देखा कब आता है कब जाता है, तो देखा गया ये बग्गी पे जाता, घोड़ा बग्गी पर। उस समय इसके पास कार कहाँ थी? भिखारी के पास। कार तो आई है, कार आ चुकी थी, लेकिन भिखारी खरीदेगा कार। मजिस्ट्रेट है तो क्या हुआ, कार उस समय बड़ी बात होती थी रखना। तो इसके ये बग्गी में जाता था। तो उन्होंने कहा अच्छा ये जाता है 8:30 बजे, टाइम 8:30 बजे है, रात का टाइम है, डाउन रात का। उनका रात को ऑफिस से छूटता जाता है, एक काम करो इसके बग्गी पे ही बम फेंकेंगे। अब दिक्कत ये थे उस दिन किंग्सफोर्ड गया नहीं। उसका जो प्रोसिक्यूटर था, यानी उसके साथ में जो वकील है, उसकी वाइफ और उसके वाइफ के बच्चे उस बग्गी में बैठे हुए थे। अब इन्होंने क्या करा, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस ने बम फेंक दिया। अब बम में बेचारे किंग्सफोर्ड तो था नहीं, उसकी जो उसके जो प्रोसिक्यूटर की वाइफ और बच्चे थे उनकी मौत हो गई। मारने किसी गए थे, मर कोई और गया। प्रफुल्ल चाकी को जब ये पता चला, रेडियो पे आ गया था, पूरे रेडियो पे आ गया था कि भाई मजिस्ट्रेट पे आत्मघाती हमला हुआ है। और आत्मघाती हमला में किंग्सफोर्ड तो थे नहीं उस समय, उनके प्रोसिक्यूटर की वाइफ और बच्चे थे। जब पूरे रेडियो पे बचने लगा, प्रफुल्ल चाकी ने, अच्छा प्रफुल्ल चाकी को और खुदीराम बोस को यह हुआ था कि एक जाएगा पुणे की तरफ, जैसे खुदीराम बोस ने कहा मैं जाऊंगा पूसा समस्तीपुर की तरफ, पूसा पड़ता है वहां पर, समस्तीपुर की तरफ। और खुदीराम बोस ने कहा था मैं भाग के जाऊंगा दरभंगा की तरफ। मुजफ्फरपुर है इधर, समस्तीपुर है उधर, दरभंगा है, तो 2 डायरेक्शन में निकलेंगे, पकड़ लिया, कंफ्यूज करेंगे। लेकिन जब प्रफुल्ल चाकी को पता चला कि हमने गलती से बच्चे और वुमेन्स को मार दिया, तो प्रफुल्ल चाकी ने सुसाइड कमिट कर लिया। खुदीराम बोस को पकड़ा गया। इतनी छोटी उम्र में, 18 साल की उम्र में खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई। 18 साल की उम्र में, कैन यू इमेजिन। आज हम 18 साल के लड़के से कह रहे 300 वर्ड का एस्से लिख दे, तुझे तो करा ही नहीं मर्डर, तो ड्राइवर भूत बैठा था। 18 साल के लड़के को जुवेनाइल मानते हुए
यानी बच्चा ना मानते हुए खुदीराम बोस को फांसी दे दी गई, यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी लीडर टू बी imprisoned and to give the capital punishment by the Britishers। खुदीराम बोस यंगेस्ट फ्रीडम फाइटर हैं जिन्हें फांसी दी गई। तो खुदीराम बोस ने गलती से किंग्सफोर्ड को मारने गए, मर कौन गया? प्रोसिक्यूटर का वाइफ, बच्चे, 5 साल की बच्ची थी जिसकी डेथ हुई। फिर खुदीराम बोस को इससे फांसी दे दी गई। तो ये युगांतर जो मैं आपसे बताया था, युगांतर उसी वही मूवमेंट था जिससे सबसे पहले प्रमथनाथ मित्रा ने, प्रमथनाथ मित्रा, क्या नाम था? प्रमथनाथ मित्रा, इसने क्या बनाई थी? अनुशीलन समिति 1909 में। और ये सारा मूवमेंट कहां से आता था? क्या नाम था इस पूरे मूवमेंट का? भवानी मंदिर मूवमेंट। और इस प्रमथनाथ मित्रा ने के शिष्य औरबंदो घोष, वरिंद्र कुमार घोष, बागा जतिन, छोटा मोटा नाम नहीं है, अगेन कह रहा हूं, बागा जतिन, और बागा जतिन का शिष्य एमन रॉय, जो बोल्शेविक क्रांति से खुद की एनर्जी लेके आता और इंडिया में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया बनाता है, बागा जतिन। अब समझिए, ये जो मुजफ्फरपुर किलिंग हुई है, इसे एक नाम दिया गया अलीपुर बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी केस, क्योंकि अलीपुर यहां पर जेल है, तो ट्रायल अलीपुर के लिए चल रहे हैं, तो नाम है इसका अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो पता चला कि ये जो मुजफ्फरपुर किलिंग हुई है, किंग्सफोर्ड को मारने के अटेम्प्ट हुए हैं, ये अटेम्प्ट तो बस एक कहानी है, इससे पहले बहुत सारे केस हैं ऐसे, और इनकी पूरी प्लानिंग है, इनके सीक्रेट लेटर पढ़े गए, देखा गया किस तरीके से ब्रिटिशर्स को घुटने पे टेकने के लिए उन्होंने बम, बंदूकें, क्या नहीं है इनके पास। और जब ये पता चला, अनुशीलन समिति के घर घर में छापे मिले पड़े, और घर घर में छापे पड़ के वरिंद्र कुमार घोष, औरबंदो घोष, रास बिहारी बोस तो भाग गए, भागने में बड़े फरार थे ये रास बिहारी बोस वही हैं जो आप देखो, आपने देखा होगा, एक आएंगे लॉर्ड हार्डिंग, क्या नाम है? लॉर्ड हार्डिंग महावत पे बैठ के आ रहा था, रास बिहारी बोस ने बम फेंक दिया, तो लॉर्ड हार्डिंग तो बच गया, बस वो टुंडा हो गया, हाथ से यूं करके चलता था, और रास बिहारी बोस भाग गए वहां से जापान, और जापान में जाकर उन्होंने बनाई इंडियन नेशनल आर्मी, जिसे सुभाष चंद्र बोस ने बाद में आजाद हिंद फौज का नाम दिया, वही रास बिहारी बोस है। समझ में आया? तो रास बिहारी बोस इस अनुशीलन समिति से आते थे, वरिंद्र कुमार घोष, औरबंदो घोष, बागा जतिन, इन्हीं के शिष्य एमन रॉय, टीपीआई वाला, इन्हीं का चेला है, जतिन नाथ मुखर्जी का। तो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस चला, पता चला इन्होंने घर घर में बंदूकें रख रखी हैं, 40 लोग अनुशीलन समिति के जेल कर दिए गए, लीडरशिप क्रैश कर दी गई, वरिंद्र कुमार घोष को खुद जेल हो गई, उन्हें तो बाद में फांसी हो जाएगी, और औरबंदो घोष मैक्सिमम ईयर जेल में रहे। फिर औरबंदो घोष ने हाथ जोड़ लिए, उन्होंने कहा कि मैं अब इस एक्टिव पॉलिटिक्स से इस्तीफा, सन्यासी ले रहा हूं, बाद में वो सन्यासी बन गए, इसलिए औरबंदो मार्ग नाम सुनते हैं आप। मद्रास में इन्होंने अपना आश्रम बनाया, एक्टिव पॉलिटिक्स से सन्यास ले लिया। ठीक है, आ जाइए। तो ये सब कहानी बता चुके हैं। इस केस का क्या नाम है? अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस। तो अराउंड 34 तो मेन लीडर्स, 40 लीडर्स वाज अरेस्टेड एट द अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस एंड द लीडरशिप वाज क्रैश लाइक एनीथिंग। अब इस पूरे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस देखें, और इसमें अनुशीलन समिति को अरेस्ट किया गया, 40 लोग। इसमें जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस है, इसका अनुशीलन समिति का नाम अनुशीलन है, इसका केस लड़ने वाले एक आदमी थे जिनका नाम था चित्तरंजन दास। दैट्स व्हाई चित्तरंजन दास इज नोन एज देशबंधु, अ लॉयर, अ रिवर्ड लॉयर फ्रॉम द बंगाल। कोई पूछ ले हु इज नोन एज देशबंधु, तो क्या नाम बताओगे? चित्तरंजन दास। उन्होंने इस अनुशीलन समिति का केस लड़ा, और औरबंदो घोष को किसी तरह जेल से निकलवाया इन्होंने,
औरबिंदो घोष इन्हीं के ऊपर लिख ले। और चित्तरंजन दास लॉयर थे, साथ के साथ क्रिमिनल लॉयर थे। तो क्रिमिनल लॉयर होते हुए उन्होंने जो नरेंद्र गोसेन, जो कि अप्रूवर बना था ब्रिटिशर्स का, उसको जेल में ही गोली मरवा दी। हाँ देखा होगा जेल में ही, कभी टिल्लू मर जाता, कभी कुछ मर जाता है, मतलब जेल में ही मर जाते हैं, देखा होगा। तो जेल में गोली लगवाई इसे। साथ के साथ जो डीएसपी इसमें बड़े मजे ले रहा था और उसको ये पूरा केस का चार्ज दिया, ठीक है, उसे भी गोली लगवा दी। जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर यानी वकील, जो अलीपुर कॉन्स्पिरेसी केस में इन 40 लीडर को ट्रायल कर रहा था, उसमें भी गोली लगवा दी। ना पब्लिक प्रोसिक्यूटर बचा, ना अप्रूवर बचा, और ना जो केस हैंडल कर रहा था वो बचा। इट वॉज द सक्सेस फॉर अनुशीलन समिति। और औरबिंदो घोष को रिलीज मिल गया। मतलब अब भाई एक बात बताओ, सबूत ही नहीं तो क्रिमिनल किस बात का? क्राइम तब तक क्राइम नहीं जब तक प्रूव ना हुआ हो। यू आर इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। अब बाल गंगाधर तिलक कहां मानने वाले थे अनुशीलन समिति के बाद? ये भी फायरी लीडर थे, द चित्पावन ब्राह्मण फ्रॉम द महाराष्ट्र। इन्होंने फिर दोबारा अपनी न्यूज़पेपर केसरी में लिखा। इस बार मराठा नहीं, इस बार मराठा न्यूज़पेपर में नहीं, किसमें लिखा? केसरी में। और लिखा, अनुशीलन समिति ने जो किंग्सफोर्ड के बम फेंका है, प्रफुल्ल चाकी एंड खुदीराम बोस, और चापेकर ब्रदर्स ने जो पूना में रांड की हत्या करी। रैंड तो मरे नहीं, आयर्स मर गए, उसका लेफ्टिनेंट मर गया, पुणे प्लेग कमिश्नर नहीं मरा ना। तो कहा ये दोनों एक्टिविटीज अलग है। मुंबई में चापेकर ब्रदर्स ने हत्या करी तो अपने फादर का बदला लिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी ने बम फेंका तो वो एक राष्ट्रीयता का प्रतीक है, वो राष्ट्रीय हित में करा गया। किंग्सफोर्ड से उनकी कोई दुश्मनी नहीं थी, फिर भी बम फोड़ा, जबकि चापेकर ब्रदर्स ने जो गोली मारी उसमें उनकी पर्सनल दुश्मनी थी। समझ में आया? अंग्रेजों ने फिर देखा, अरे ये मान ही नहीं रहा, फिर जेल में डाल दिया। तो रोलेट कमेटी रिपोर्ट, जिसे सेडिशियस कमेटी रिपोर्ट कहते हैं, उसने बताया कि डकौती, क्योंकि ये लोग क्रांतिकारी पैसा कहां से लाएंगे, तो कभी काकोरी में ट्रेन लूट रहे हैं, कभी डकौती कर रहे हैं। तो देखा गया 110 डकौती और मर्डर अटेम्प्ट, 60 से ज्यादा मर्डर अटेम्प्ट करे गए इन बंगाल ओनली। बंगाल में 60 से ज्यादा मर्डर अटेम्प्ट करे इस अनुशीलन समिति ने। अब अपनी पंजाब के मूवमेंट पे चलते हैं। तो हमने महाराष्ट्र पढ़ा, हमने देखा ये मूवमेंट क्यों हुए, क्रांतिकारी क्यों हुए, क्यों उन्होंने अंग्रेजों को गोली मारी। फिर हमने बंगाल देखा, अब हम चल रहे हैं पंजाब। तो जैसे आपने बंगाल में देखा कि इंटेलेक्चुअल प्रोजिनेटर, यानी इस मैस्कुलिन नेशनलिज्म आंदोलन होगा लेकिन बंदूक की नोक पर। इस इंटेलेक्चुअल प्रोजिनेटर हमारे स्वामी विवेकानंद है बंगाल में, महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक है, ऐसी पंजाब में लाला लाजपत राय है। वो लाला लाजपत राय जो बहुत बड़े घर से आते थे, बहुत बड़े, लाला नाम की आगे लाला लगा हुआ है, बहुत बड़े घर से आते थे लाला लाजपत राय। वो लाला लाजपत राय जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जाना जाता है, वेरी फेमस। वो लाला लाजपत राय जिन्होंने मदन मोहन मालवीय, जो 1915 में जिन्होंने हिंदू महासभा बनाई, उस हिंदू महासभा को उन्होंने बाद में ज्वाइन कर लिया। और यही वो लाला लाजपत राय हैं जिन्होंने कांग्रेस को सेफ्टी वाल्व कहा कि कांग्रेस इज अ सेफ्टी वाल्व, ये अंग्रेजों को बचा के रखती है। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी हम देख चुके हैं। तो सेफ्टी वाल्व थ्योरी देने वाले भी कौन थे? लाला। अब बात करते हैं, देखो पंजाब में लॉर्ड कर्जन के दौरान, यानी 1902-3 के अराउंड, पंजाब में एक लैंड एलिनिएशन एक्ट पास किया गया था। क्या पास किया था? लैंड एलिनिएशन एक्ट में कहा गया था कि कोई भी जमींदार
किसी भी पीजेंट की यानी किसी भी फार्मर की जमीन को ऑक्यूपाई नहीं कर सकता, जबकि जमींदार का पैसा अगर पीजेंट ने वापस नहीं दिया है, यानी जो मनी लैंडिंग होती है वो चक्रवर्ती ब्याज पे होती है, वो चक्रवर्ती ब्याज अगर वापस नहीं दिया गया तो पीजेंट का आप लैंड ऐसे नहीं छीन सकते। इसे पंजाब लैंड एलिनेशन एक्ट कहते हैं। एक्ट देखने पे तो बहुत अच्छा हो रहा है। फर्दर लॉर्ड कर्जन ने पूरे पंजाब और हरियाणा, क्योंकि तब पंजाब का ही हिस्सा हरियाणा था, 1966 तक हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है। तो इस पंजाब और हरियाणा की बेल्ट में लॉर्ड कर्जन ने बहुत सारे कैनाल्स बनवाए, और सतलुज और यमुना के बहुत सारे कैनाल्स आप रोहतक से लेकर गुड़गांव से लेकर हर जगह देख सकते हैं। और ये सतलुज और यमुना के कैनाल्स हैं। सतलुज का कैनाल तो रोहतक तक आता है। कहां? पंजाब में बह रही है सतलुज, एवरीवन। तो दीज वर्क आर डन बाय लॉर्ड कर्जन। तो आप कहेंगे लॉर्ड कर्जन तो बहुत अच्छा आदमी है। लॉर्ड कर्जन ने जब ये कैनाल बनाई तो साथ के साथ यहां पर पंजाब जिसे चेनाब कनाल कॉलोनी एंड बारी दोआब कॉलोनी कहते हैं, इसे भी काटा। अब कॉलोनी क्या है, होता क्या है, कॉलोनी वर्ड क्या से आया है? जब कैनाल से वर्ड आया कॉलोनी का, कि कैनाल के आसपास की जो खेती है उसके ऊपर कॉलोनी काटी जाती है। अब जब ये बारी दुआब समझते हैं, दो नदियों के बीच के एरिया को दुआबा कहते हैं। क्या कहते हैं? दुआबा। तो बारी दुआब देखेंगे आप तो अमृतसर लाहौर का जो एरिया है वो किसमें कहलाता है? बारी दुआब में, अमृतसर लाहौर। और ये आप देखो ब्यास और रावी रिवर के बीच का एरिया है, नोन एज बारी दुआब। इसलिए तो पंच दुआब कहते हैं, पंच दुआब इज नोन एज पंजाब। ठीक है, क्योंकि ये पंजाब इन नदियों के बीच का दुआबा है, 5 दुआबा है, जिसके कारण है पंजाब है। तो चेनाब कॉलोनी और बारी कॉलोनी में क्या करा गया? अंग्रेजों ने यहां पे कैनाल कॉलोनी काटी, और कैनाल कॉलोनी काटकर यहां का जो लैंड है वो यूरोपियन प्लांटर्स को देने लगे। यूरोपियन प्लांटर्स जो यहां पर कॉटन की खेती करते थे पंजाब के एरिया में, जो यहां पर रबड़ की खेती कर रहे थे। तो इस कॉटन की खेती करने से हुआ क्या? यहां पर एक तो भुखमरी होगी, क्योंकि आप फूड क्रॉप की जगह क्या उगा रहे हैं? कैश क्रॉप उगा रहे हैं। दिस इज द प्रॉब्लम। दूसरी चीज, जब यहां पर आप कॉटन उगाएंगे तो यहां पर आपने यूरोपियन सेटलर्स यानी यूरोपियन प्लांटर्स सेट करे हैं। यूरोपियन प्लांटर्स भेजे यहां पर जमीन खरीद के। अब उनसे क्या होगा कि वहां के जो अब ओरिजिनल लोग हैं वो तो खेतीबाड़ी मजदूरी रह जाएंगे। वहां के जमींदारों का लैंड लेकर आप किसको दे रहे हैं? यूरोपियन प्लांटर्स को। तो चेनाब एंड बारी दोआब किसमें? चेनाब एंड कैनाल कॉलोनी नोन एज चेनाब एंड बारी दोआब की कैनाल कॉलोनी के कारण रूरल डिस्कंटेंट यहां पर बहुत ज्यादा बढ़ गया। रूलर यानी पीजेंट डिस्कंटेंट समझते हैं ना, ये बढ़ गया। और यहां से 2 लीडर निकले। एक तो सबसे पहले लीडर थे जिन्हें सब जानते हैं, लाला लाजपत राय। उनके साथ ही उनके शिष्य अजीत सिंह, जो भगत सिंह के चाचा लगेंगे। भगत सिंह के चाचा है अजीत सिंह, ठीक है। उसके बाद लालचंद फलक, भाई परमानंद, जो बाद में जाकर सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी बनाएंगे, भाई परमानंद। लाला हरदयाल के साथ, अरे भाई परमानंद नाम नहीं सुना है? इतने सारे स्कूल है भाई परमानंद के नाम पर। समझ में आया सबको? तो डिस्कंटेंट बढ़ने लगा। और डिस्कंटेंट क्यों बढ़ा? क्योंकि इस कैनाल कॉलोनी में अंडर द रेगुलेशन 3rd of 1818 ये सब यूरोपियन प्लांटर्स को दिया जा रहा था। अजीत सिंह ने प्रोटेस्ट करा, लाला लाजपत राय ने प्रोटेस्ट करा। और लाला लाजपत राय तो अजीत सिंह, लाला लाजपत राय के ही आप कह सकते हैं शिष्य हैं एक तरह से। भाई परमानंद, लाल चंद फलक, इन सब ने प्रोटेस्ट करा। जब प्रोटेस्ट करा तो इन सबको इंप्रिजनमेंट करा, इन सबको जेल हो गई।
किसको जेल हो गई? जेल हो गई। अब जेल जब हुई तो पूरे पंजाब में ये होने लगा कि भाई ब्रिटिशर जो है हमारे कोई भले के लिए नहीं आए हैं, ये हमारा ही लैंड छीन रहे हैं और हमारे ही लीडर्स को कहां डाल रहे हैं? जेल। वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट होने लगे। अंग्रेजों ने देखा कि भाई अब एक बात बताओ, रेवोल्यूशन ऑलरेडी बंगाल में चल रहा है, महाराष्ट्र में चल रहा है, पंजाब में भी चले तो बड़ी दिक्कत है। और पंजाब का जो ये जो यूरोपियन प्लांटर्स को सेटल करना है, अंग्रेजों ने बाद में हटा दिया इसे, लेकिन इसके वजह से क्रांतिकारी मूवमेंट पंजाब में फ्यूल कर चुका था, तब तक कर चुका था। एवरीवन, तो बिहार, उड़ीसा, यूपी, इन सब को देखा गया, इन सब ने पंजाब का जो रेवोल्यूशनरी मूवमेंट है उसे प्रभावित किया। इवन भगत सिंह के जो बम बनाने वाले थे वो जतिंद्रनाथ दास बंगाल से थे, केमिकल इंजीनियर, बम बनाने में स्पेशलिस्ट।